नमस्कार। मैं अशोक व्यास। और एक कुछ ऐसे दिन आते हैं जब हमको भारत माता की जय जय हिंद कहने में बहुत अधिक आनंद आता है। और ऐसा ही एक दिन गणतंत्र दिवस जब हमारे समीप से निकलता है तो भारत माता की तरफ और विशेष ध्यान जाता है। भारत हमारे लिए क्या, भारत भारत के लिए क्या, भारत की गणतंत्र यात्रा का जो अब तक का पड़ाव है वो हम किस तरह से देखते हैं। अगर एक कलाकार की दृष्टि को साथ में रख के उस तरफ बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं पोएट एंड आर्टिस्ट एंड रिसेंटली समवन हु इज कॉन्फर्ड राम कुमार अवार्ड अमित कल्ला जी। अमित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। अमित जी, आपने बचपन से देखा होगा, एक दिन आता था जब स्कूल में लड्डू बांटते थे। आजकल वो ऐसा होता है कि नहीं? वो गणतंत्र दिवस के आसपास होता है। उसकी कोई स्मृतियां स्कूल के दिनों की आपके साथ हैं क्या? कैसा जज्बा होता था? और जो भारत प्रेम है वो हवा में पहले जैसा होता था, अब जैसे 2-3 दशकों का आपने जो जीवन देखा, उसमें क्या मोटा-मोटी अंतर आपको लगता है? नहीं अशोक जी, पहले जो था, जब हम छोटे थे तब बात कुछ और थी। मतलब वो एक एक जर्नी भी होता है। हो सकता है कि जब हमारे पिता या हमारे दादा रहे होंगे, उनके लिए वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन बचपन तो सबके लिए एक हर दिन एक नई स्मृति से भरा हुआ होता है। तो बचपन में बहुत एक उत्साह निश्चित तौर पे रहता था और वो उत्साह आज भी है और वो उत्साह एक अलग किस्म से है। हम कहेंगे कि ये केवल गणतंत्र नहीं है जी, ये एक हम बात करते हैं कि गण का एक तंत्र है और जहाँ पर गणात्मकता उसकी गुणात्मकता में भी है। और भारत जो है ये हम हमेशा बात करते हैं कि एक सनातनता का तंत्र है, एक सनातनता का तंत्र है। सनातन का जो सही अर्थों में अगर हम उसको जाने कि जो जो कभी प्राचीन या पुराना नहीं होता, तो हर बार एक नया गणतंत्र हमारे सामने आता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है कि एक पुस्तक है जो हमारे सामने है, एक दिन तय है, लेकिन ये सदियों से हम एक गणतंत्र रहे हैं। और मुझे मौर्यन पीरियड याद आता है कि जब वो यूनिफाइड इंडिया की बात कर हुई थी कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्लह, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अक्स, सूरसेन, आस्का, अवंती, गांधार और कंबोज, वो सब मिलकर और एक 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 गणतंत्र भारत को कहीं रिप्रेजेंट करते थे। तो इस बीच में बहुत सी इम्पेडिमेंट्स, हर्डल्स आई। हम बहुत बार गिरे, बहुत बार हम उठे, लेकिन फिर से हम उस एक धारा के अंदर हैं। तो ये एक बहुत सुंदर प्रक्रिया है। तो इस सुंदर बात को लेते हुए मैं ये वाला चित्र आपके साथ देखते हुए स्वामी विवेकानंद का, जिनके बारे में कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने संभवतः कहा था कि अगर भारत को जानना है तो विवेकानंद को पढ़ें, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं। जो जी। विवेकानंद की भारत को लेकर दृष्टि थी या जिसका एक प्रारूप सा हमको उनके उद्बोधन से मिलता है, उसमें आध्यात्मिकता का भी एक विशेष स्थान रहा था। तो गणतंत्र भारत में जब हम संविधान के अंतर्गत इस तरह की संरचना लेते हैं और उसमें कभी-कभी ये सेक्युलरिज्म वर्ड जो है उसके अलग-अलग इंटरप्रिटेशन जो राजनीतिक दल हैं वो निकालते हैं। उसको किस तरह आप देखते हैं? संस्कृति की जो मौलिक भावना है, उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने में गणतंत्र की यात्रा कैसी रही है? नहीं, जहाँ तक स्वामी विवेकानंद की जो जो चित्र आपने दिखाया, स्वामी जी का जो चित्र दिखाया, तो वो हमेशा हमारे लिए एक एक प्रेरक हैं। और ये जो सो कॉल्ड गणतंत्र हासिल करने की जो प्रक्रिया रही, जो ये प्रोसेस रहा, तो मुझे उसमें ध्यान में आता है कि स्वामी जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे आप तिलक को लें, चाहे श्री अरविंदो को लें, चाहे आप जितने भी हमारे हम कहें कि गरम दल के तमाम लीडर्स को हम देखें, हम रिवॉल्यूशनरीज को देखें, वो सभी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहे हैं और निश्चित तौर पे प्रभावित रहे हैं। दूसरा कि स्वामी जी एक एक आइडियल के रूप में सामने आते हैं और मुझे लगता है कि एक पहला व्यक्ति हमारे सामने आता है, सामने खड़ा होता है, जो कहता है कि गर्व से कहो कि हम एक हिंदू हैं। जो हमें अपनी आइडेंटिटी का एक 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 भान दिलाता है। अब ये हिंदू वो हिंदू नहीं है जी, जो बिल्कुल एक जो अंग्रेज ने हमको टर्म दिया। ये हिंदू जो सिंधु से लेके और हिंद महासागर तक जो यहाँ पे वासी हैं,
जो जो पुण्य भूमि इसको मानते हैं, उन उन हिंदुओं को स्वामी जी ने फिर से जो अराइज़ अवेक का एक मंत्र देते हैं। तो हम हमारा पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो था वो कहीं न कहीं स्वामी जी से प्रेरित था। चाहे गीता पे हो, चाहे मतलब आप देखिए कि भक्ति के ऊपर बात हो, तो स्वामी जी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इस देश को एक फ्रीडम मूवमेंट को और पूरे हमें इस गणतंत्र तक पहुँचाने में। तो स्वामी जी की बात को लेते हुए जब हम स्पिरिट ऑफ भारत के संबंध में चिंतन करते हैं, तो आप एक कलाकार के रूप में जिस तरह से भारत को आपने जाना है, क्या आत्मा है जो भारत की युवा को सीख देती है? और मुझे ये जोड़ने दें, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि भारत को यदि हम ठीक से जानते हैं और वो शब्द लेकर चलते हैं कि जो ज्ञान की आभा में रत है वो भारत है, वहाँ से तो प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से, बल्कि हमारी चेतना के समग्र विकास की दृष्टि से भारत की माटी जो है उसमें बहुत प्रचुर प्रेरणाएं हैं सबके लिए। पर एक कलाकार के रूप में, एक कवि के रूप में, और मैं आपको इस बात की बधाई दूं कि बहुत पुरस्कारों के बीच में ये ताजा ताजा आपको जो राम कुमार पुरस्कार मिला है, मोटिवेशन आर्ट, उस पूरे परिवेश में भी आप काफ़ी कलाकारों के संपर्क में आए हैं। तो अमित कल्ला के लिए जो भारत की आत्मा है, वो क्या संदेश लेकर आ रही है? नहीं, अभी जो एक टर्म आपने अशोक जी यूज़ किया ज्ञान, तो जी, उस ज्ञान के मार्फ़त अगर हम भीतर जाने का प्रयास करें, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जैसे ज्ञान की अलग-अलग हम कहें परिधियाँ हैं। तो जी, हम फ़िलॉसफ़ी में ऐसी बात करते हैं कि एक जगह आता है कि सादृश्य, सहाय, मिथ्या और सम्यक, ये जो ज्ञान के प्रारूप हैं, ये सभी हमें कलाओं के माध्यम से वो प्राप्त होते हैं। हम क्या हमारे लिए जो कला है वो एक बहुत अलग उसके उसके मेटाफर्स हैं, उसकी सिमिलीज़ हैं, उसके जो अलिटरेशंस हैं वो बहुत बहुत अलग हैं हमारे लिए। यहाँ पे आता है कि कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जर्नी को आपको आपको देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ग्रीक आर्ट है तो वहाँ पे एक बहुत हम कहें कि फिजिकल ब्यूटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, एक मटेरियल ब्यूटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, जिस पर पूरा वेस्ट टिका है। और हमारे यहाँ पे जो भारतीय दर्शन है, यहाँ पे अधिआत्मन जो आत्म अध्यात्म है, तो अध्यात्म बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो कलाएँ हैं, हमारा जो दर्शन है, हमारी जो हम कहें पोएट्री है, हमारा जो जो नाट्य है, वो सब कहीं न कहीं अध्यात्म से ओत-प्रोत है। अध्यात्म के इर्द-गिर्द उसका सारा उसका देश काल रचा बुना है। तो ये बहुत सुंदर हमारे लिए एक हम कहें कि एक एलिमेंट है, और रस जिसका जिसका मूल है रस, और वो रस जो है वो एक आध्यात्मिक रस की तरफ भी हमको कहीं उसकी उसकी हम कहें कि उसका उसका अनुनय कराता है। तो ये इसलिए बहुत अलग उसको उस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देख सकते हैं। और ये ग्रीक और हम कहें कि इंडियन, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जो बात तो वैसे हम गणतंत्र दिवस के संदर्भ को लेकर कर रहे हैं, पर जो वर्तमान परिवेश है जिसमें कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का और फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है कि जो अंतर्मुखता जिसको लेकर हम जिस अध्यात्म की चर्चा करते हैं, उसका स्पर्श करना, उसका बोध होना लगभग असंभव सा या बहुत अधिक कठिन सा है। तो इसमें जो द स्पिरिट ऑफ भारत के संदर्भ को लेकर युवाओं में कितनी जागरूकता आप देखते हैं, क्योंकि आप कई विश्वविद्यालयों में कला के संबंध में जब चर्चा करते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, विद्यार्थियों से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या लगता है ये मुझे और जोड़ने दें कि जो अपने को आर्थिक रूप से संपन्न करने का एक दबाव सा हम सबके ऊपर परिवेश के द्वारा आया हुआ युवाओं पर भी बहुत अधिक रहता है। तो एक तरफ ये जद्दोजहद है कि मैं कुछ पा लूँ, कुछ बन जाऊँ, कुछ बना लूँ। उसके बीच में ये जो एक स्पिरिट ऑफ भारत का स्पर्श करने वाली जो एक निश्चल सी ललक है, वो कितनी शेष रह गई है, या ये दोनों साथ-साथ समन्वित रूप में चलते हैं?
देखिए, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू यहाँ पर हैं, कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि दुनिया बिल्कुल अपनी मतलब भोग की चरम अवस्था के ऊपर है, वो सबको एक भोग चाहिए। लेकिन एक एक टर्म आता है अशोक जी जीवन में, उसके बाद में क्या? तो हमारे भारत में बहुत बड़ी ऐसे युवाओं की संख्या है कि जो उसको देख पा रही है, जो कॉन्टेम्पलेट कर पा रही है, जिनका एक निधिध्यासन चल रहा है, सब ज्ञान के बाद में जो हम कहें एसेंस कि वो देख पा रहे हैं कि इसके बाद में क्या है, रियलिटी क्या है। तो जब आपको एक रियलिटी दिखने लगती है तो फिर बहुत चीज़ें मतलब फिर एक मार्ग बड़ा क्लियर होने लगता है। फिर स्वामी विवेकानंद याद आते हैं, फिर रामकृष्ण परमहंस याद आते हैं। ये ठीक जैसे रामकृष्ण को तोतापुरी ने जो बोला था कि भई काली तो दिख रही है, वो एक तलवार भी वहीं से लिया। तो यहाँ पे अभी युवाओं ने उस तलवार को पकड़ लिया है। और वो तलवार जो है वो ज्ञान की तलवार है, वो तलवार है, वो प्रकाश वहाँ पर है, वो लाइट दिखाई दे रहा है। तो अभी युवाओं को जैसे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे वांट टू नो अबाउट भरत मुनि, दे वांट टू नो अबाउट द आनंद वर्धन, दे वांट टू नो अबाउट भट्ट लोलट, भट्ट नायक, है ना, दत्तिल, और ये सब इनको लोग जानना चाह रहे हैं। और फिर से एक बार एक रिवाइव हो रहा है। भारतीय जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पे आईकेएस इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियन नॉलेज सिस्टम। कल ही मैं कहीं गया था, एक संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत का वो सेंटर था। तो मैंने कहा जी हमारी तो सबसे ज्यादा श्रद्धा आपके प्रति है, हम सबसे ज्यादा अपेक्षा आपको आपसे कर रहे हैं। हम एक हम कहें कि आईएएस अफसरों से ज्यादा हम आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपके पास में पतंजलि है, आपके पास में जो है नाट्य शास्त्र है, आपके पास में जो है हम कहें भर्तरी है। तो अभी दुनिया इन सब चीजों को जानना चाह रही है, और अल्टीमेट जो ज्ञान है वो हमारे शास्त्रों में है। और मुझे इसमें शंका नहीं होगी कि वर्गलाया गया बहुत सारे युवाओं को। और आज भी आप देखें कि लेटेस्ट जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो बुद्धिज्म और हिंदुज्म को में कॉन्फ्लिक्ट कर दें, एक रिफ्ट पैदा कर दें, जैनिज्म और हिंदुज्म में एक रिफ्ट पैदा कर दें, सिखों को, हमारे भाइयों को तो हमारे से रिफ्ट कर ही दिया गया है। जो पूरा हमने ये किसान आंदोलन देखा उसमें एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की गई कि जहां पर हमें और सिखों को बिल्कुल डिफरेंटली प्रेजेंट किया गया। ये वेदी कौन है जी, जो वेदों को जानते हैं वो वेदी हो गए। खत्री जो क्षत्रिय हैं वो खत्री हैं, ख नहीं होता साहब, उसमें श नहीं होता, तो ख खत्री हैं। तो कितना मतलब आप देखिए कि षड्यंत्रों के बावजूद भी अभी युवा इन सब चीजों को समझने लगा है। जो भारत की एक जो जियो पॉलिटिक्स क्या हो रही है, किस तरीके से ये एजुकेशन हमारा सिस्टम काम कर रहा है, तो अभी लोगों को बहुत चीजें समझ में आ रही है। और फिर से एक रिवाइवल हो रहा है, मुझे लगता है कि इट्स अ टाइम ऑफ रिवाइवल। फिर से लोग अपने टेक्स्टों को, अपने लोगों को, अपनी जमीन को जानना चाह रहे हैं। और अशोक जी मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा में हूं कि जब लौट कर ये सारा ज्ञान फिर से हमारे पास में आएगा, वो लौट कर ये संसाधन हमारे पास में आएगा। और वो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं महाकुंभ में, उसके उसके बीज फूट रहे हैं। जैसे आपने कुंभ का उल्लेख किया तो मुझे स्मरण आता है जो स्टीव जॉब्स की धर्मपत्नी भी वहाँ पर आई हैं, वो काफ़ी बड़ी वायरल न्यूज़ बन जाती है और भी कई विदेशी वहाँ पर आते हैं और उनके जो वक्तव्य हैं, उनको हमारा जो मीडिया है वो प्रचारित करता है। स्वाभाविक भी है कि कहते हैं भई अगर कुत्ता आदमी को काटे तो समाचार नहीं होता है, आदमी कुत्ते को काटे समाचार मतलब जो अनयूजुअल है, मैं किसी के डिसरिस्पेक्ट इस तरह बात नहीं कर रहा, पर जो भी अनयूजुअल होता है वो मीडिया को आकर्षित करता है। अपनी रचना की 2 पंक्तियाँ लेते हुए बात को आगे ले जाते हैं। भारत भाव उजागर हो, शांति समन्वय घर-घर हो, अमृत पथ बढ़ते जाएँ, साथ सखा योगेश्वर हो। तो जब श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख आपने किया, भारत के साथ में जब हम स्पिरिट ऑफ भारत की बात करते हैं, तो मुझे लगता है सहज रूप से हमारी बातचीत श्रीमद् भगवत गीता की तरफ आ गई है, क्योंकि जिस तरह से भारत की जो चेतना है, उसकी मुखरित अभिव्यक्ति हम इस सेलेस्टियल सॉन्ग में पाते हैं, वो बहुत ही शताब्दियों से हमारे लिए प्रेरक रही है। और अभी पूर्व में आप बता रहे थे जो कृष्ण है वो मनोवैज्ञानिक के रूप में भी जो डिप्रेशन में अर्जुन गए तो उनको बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी बात आपको लगती है जो आधुनिक युवा के मन के साथ में रेलेवेंट है, जो कि श्रीमद् भगवत गीता से
श्री कृष्ण के मुख से हम तक आती है? देखिए, गीता तो हम कहें कि स्टार्टिंग से लेके मतलब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाक्षय किम कुरुवत संजय, वहां से लेके और लास्ट में जो अंतिम श्लोक है यत्र योगेश्वर कृष्णो, कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जो जो जहां पर एक रेलिवेंस ही नहीं है। वो गीता किसी वृद्ध को नहीं सुनाई गई, या किसी मतलब मान लीजिए कि ये पूरा यूथफुलनेस है। कृष्ण अपने आप में एक यूथफुल है, अर्जुन अपने आप में एक यूथफुल है, भीष्म दिखने में वृद्ध हैं लेकिन एक यूथफुलनेस उनके अंदर भी है। तो ये सब एक यूथ्स के ही मुझे लगता है कि वो जो भाव है, युवा होने का जो भाव है, उसके उसके इर्द-गिर्द ये पूरी गीता रची बुनी गई है। और मुझे सबसे सुंदर जो उसके कॉन्टेक्स्ट लगते हैं, वैसे तो देखिए कर्म योग तो अपने आप में उत्कृष्ट है। कर्म योग अपने आप में है, भक्ति अपने आप में एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करती है। लेकिन बतौर कलाकार, बतौर कुछ हम कहें कि एक एक पोएट के रूप में मुझे 10वां अध्याय बड़ा कमाल लगता है। जब उनके जो मेटाफर्स हैं, है ना? वृक्षों में मैं जो है पीपल हूँ, है ना? जो वाटर बॉडीज में मैं सागर हूँ, पर्वतों में मैं मेरू हूँ, अचलों में हिमालय हूँ, जो नभचरों में मैं गरुड़ हूँ। ये कितने कमाल के मेटाफर्स हैं। ये और आपको देखिए जो है इसी बात में मुझे सुना आता है, वो कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। तो पांडवों देखिए में अर्जुन हूँ, मेटाफर के हिसाब धनुर्धारियों से में मैं राम हूँ, हम्म हम्म शस्त्र धारकों में मैं राम हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, यादवों में मैं कृष्ण हूँ। वो हम्म अपने आप के लिए बताते हैं कि भाई यादवों में मैं कृष्ण हूँ। तो ये क्या मतलब, आप देखिए कितना इसमें एक 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 र, र, मतलब उसका शब्द नहीं आ रहा है मेरे पास में। और हम पागल हुए, पगलाए जा रहे हैं कि शेक्सपियर के पीछे, जॉन कीट्स के पीछे, है ना, वर्ड्सवर्थ के पीछे। अरे उससे आगे आप ये देखिए कि इसमें पोएटिक एलिमेंट्स भी कितना कमाल है। तो मैं तो अभी एस्थेटिक्स ऑफ भगवत गीता पे जरा काम करने की सोच रहा हूँ कि इसका जो एस्थेटिकल ब्यूटी है, इसके जो फोनेटिक्स हैं, इसके जो अलिटरेशंस हैं, इसमें जो मेटाफर्स हैं, उनको हम लिटरेचर में कैसा देखते हैं। अपने बच्चे की किताब में देख रहा था, 10वीं में अभी उसकी परीक्षाएं हैं, आपका सरदर्द हो जाएगा बुक्स को देख के। हम अल्टीमेटली उससे किस किस्म का विजडम को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और विजडम हमारे इर्द गिर्द है। हम क्यों नहीं इसकी तरफ देखते हैं? हम क्यों नहीं, जो हमारे पास है कि घर का जोगी जोगना दूर गांव का सिद्ध, तो आपके पास है, आपकी चीजें हैं, उसको 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 गर्व करिए। और ये स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले हमको यही कहा कि भाई गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम भारतवासी हैं। तो ये सब चीजें हैं मुझे लगता है। तो कई चुनौतियों के साथ साथ अमित जी, जैसे अभी अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार उल्लेख करते हैं कि विकास भी और विरासत भी। तो जी विकास का जो अर्थ आधुनिक युग में बन गया है, उसमें एक भौतिक समृद्धि की तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है, या सुविधाएं किस तरह बढ़ा दी गई उसकी तरफ अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि विरासत इसके साथ साथ आगे बढ़ेगी। वो मुझे लगता है एक अतिरिक्त चुनौती है। मुझे उल्लेख करने दें कि जो तीर्थ स्थान है वहां पर यदि बहुत अधिक सुविधा परक व्यवस्थाएं होती हैं, तो हम उसी प्रकार की भाव में ही वहां से जाके लौट आएंगे। और जिस भाव के अपेक्षा पहले तीर्थ स्थलों में तप के रूप में या एक मन की शुद्धि के रूप में होती थी, वो नहीं होके और कई बार वो मौज मस्ती के स्थानों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ये एक जो मुझे लगता है एक सहज चुनौती की तरह हमारे सामने है, कि आप वहां गए लेकिन बिना स्नान किए लौट लौट आए। इसके बारे में आप कैसे देखते हैं इसको? इसका कैसे सामना किया जा सकता है? नहीं, ये भी है, ये एक हमारे सामने एक चैलेंज भी है कि केवल आप रील्स बनाने के लिए, आप फोटो खींचने के लिए, आप नागाओं के जीवन में झांकने के लिए वहां पर जा रहे हैं, लेकिन आपका ये जो अपना जो सोल है, वो कहीं आपको उसका उसके रिफ्लेक्शंस नहीं हो रहे हैं। तो लेकिन अशोक जी, ये भी है, और दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि अगर सुविधाएं हैं तो आज दुनिया भर से लोग अपने अपने जो जो आश्रमों के साथ में कुंभ में आते हैं। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के पूरे देश भर, दुनिया भर में उनके आश्रम्स हैं, है ना। अलग अलग इस्कॉन के लोग वहां पर आ रहे हैं, वैरागी लोग वहां पर आ रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों के लोग अपने डिसाइपल्स को लेके आ रहे हैं, स्पेन से आ रहे हैं, इटली से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं।
तो ये भी एक इसका एक पक्ष है, और ये भी एक इसका एक पक्ष है कि जो इन सीरियसनेस भी बढ़ रहा है, और एक एक दिखावा और ये सब चीजें भी हो रही है। लेकिन ओवरऑल जो है, अब इसी का नाम कुंभ है, इसी का नाम भारत है। यहाँ पे सब ठीक है जी, सब कुछ एक समाविष्ट होता है, और जो पतित पावनी गंगा है वो सबको पवित्र करती हुई आगे जाती है। कोई उसमें डुबकी लगाए तो भी हम कहेंगे कि वो भी शुद्ध होता है, और कोई वहां पे खड़ा होता है तो उसकी हवाओं से भी उसकी शुद्धि होती है, उसको भी हम मानते हैं कि भाई, है ना, वो भी, उसकी भी एक शुद्धि है। चिता भी शुद्ध हो रही है, और चिता के साथ में जिसका धुआं जिसको लग रहा है उस वो भी शुद्ध हो रहा है। तो ये इसके अपने कॉन्टेक्स्ट तो हैं। तो चिता शुद्धि की बात आपने की, तो मैं चित्त शुद्धि की बात को लेकर फिर आचार्य शंकर का स्मरण करते हुए यहाँ इस बात को याद करूं कि जो कर्म किया जाता है वो वस्तु की उपलब्धि के लिए न होकर के चित्त की शुद्धि की दृष्टि से किया जाए, ऐसा संकेत भारतीय मनीषा हमको देती है। और उस मनीषा को लेकर मैं अपने दर्शकों के साथ ये याद करूं कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार से, एक ऐसे कवि से जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कई देशों में भी किया है, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस के रूप में। आप चीन में भी गए हैं, और ये जो दृश्य हम देख रहे हैं वो आप कोई एक आर्ट मोटिवेशन अवार्ड आपने प्राप्त किया। तो ये क्या है, आर्टिस्ट को मोटिवेट करने वाली बात है, या ये उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जो मोटिवेशन के सोर्स बन जाते हैं? क्या था ये अवार्ड, है मतलब? अब इस पे तो चुप्पी रहना ही ज्यादा उचित रहेगा। मुझे लगता है कि आपको किसी को अवार्ड मिलता है, वो आप अपने अवार्ड की बखान करें, ऐसा कोई वो बड़ा अवार्ड नहीं है ये। और एक आर्ट मोटिवेशन संस्था है, हम लोग गए थे वहां पे, मनाली में बुलाया गया, और चित्र बनाए, पेंटिंग की। और आयोजकों का ऐसा एक मानना था कि इस तरीके से 2 अवार्ड वहां पे मेजरली उन्होंने दिए। एक अमृता शेरगिल अवार्ड दिया जो रियलिस्टिक पेंटिंग और उसमें वो देते हैं, और एक एब्स्ट्रक्शन के लिए उन्होंने राम कुमार अवार्ड दिया। तो मेरा जो है, मुझे जो दिया गया वो राम कुमार अवार्ड दिया गया। राम कुमार एक भारत के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट थे, कविताएं भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे, और निर्मल वर्मा के बड़े भाई थे राम कुमार जी। अच्छा, वो क्या बात है। तो तो ये निर्मल साहित्यकार। वर्मा जी का स्मरण आपने किया, और उनके भी कुछ निबंधों में भारत की आत्मा का स्पर्श करने का उन्होंने जो प्रयास किया जी, वो हम तक है धरोहर के जी, रूप में। तो चलते चलते मैं आपके साथ चीन चलता हूँ, वहां पर आप गए थे, और वहां पर भी आपने कुछ भारतीय सांस्कृतिक जो कथाएं हैं उन उनके साथ जुड़कर भी कुछ क्रिएट होते हुए जी। देखा था। और मोटा मोटी जो भारत की तरफ बाहरी जो कलाकार हैं जिनका संपर्क चाहे आपका भारत में होता हो या चीन में या कहीं हुआ हो, वो भारत को किस तरह देखते हैं, भारत की आत्मा के बारे में क्या उनकी, वो क्या महसूस करते हैं? नहीं, उनकी बड़ी जिज्ञासा है भारत की तरफ, और कभी कभी मजाक में हम लोग, या मैं ही कह देता था कि भाई मैं तो एक बहुत गरीब देश से हूँ, आपका देश समृद्ध है, मजाक में छेड़ने के लिए उनको। तो फिर वो बिल्कुल कहते नहीं 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 नहीं, भारत तो अभी एक मिसाइल कंट्री हो गया है, सबसे बड़ा है ना एरोस्पेस का, सबसे बड़ा एक्सप्लोरर भारत हो गया है। और भारत एक की जो इकोनॉमी है, भारत की जो हम कहें कि एक सामरिक शक्ति है, ये अभी दुनिया उसका लोहा मानने लगी है। चारों तरफ हमारे जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, या हमारे हम कहें कि जो विजुअल टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट को बताने वाले लोग हैं, तो भारत तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैं यूरोप में भी इस चीज को अनुभव किया। जब मुझे मार्क रोथको फेलोशिप मिली थी, तो उस दौरान हम 5-6 देशों में घूमे थे, और हमारा जो बेस था वो लैत्विया के अंदर था। तो वेशभूषा से देख के, भारतीय देख के लोग वहां पर आते थे, बात करते थे। और सबसे खूबसूरत चीज ये है कि ये देश आपको एक बड़ा कॉन्फिडेंस देता है साहब, एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है कि आपके साथ में पूरी विरासत चलती है। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, आप इमोशन की बात कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स की बात कर सकते हैं, आपके अंदर एक थिएटर रहता है ना। आप देखिए, आपके पास में महाभारत के रेफरेंसेस होते हैं, आपके पास में रामायण रेफरेंसेस है, आपके पास में भक्ति के काव्य हैं, आपके पास में सौंदर्य लहरी है। आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी दुनिया की के लोगों से आप जुड़ते हैं, और अहंकार शून्यता तो ये देश देता ही है। तो अपने आप को विलीन करने के लिए, जब आप मणिकर्णिका को देखते हैं बनारस में, कि मणिकर्णिका है तो वही जीवन अंतिम क्या है, कि भाई राख हो जाना है ना, विसर्जित हो जाना है। आपको गंगा दिखती है कि भाई वापस आऊंगा, तीर शब्द भोर के स्वप्न
धरती में समाई जल की बूंद या बीता बचपन, अंतरिक्ष से टूटे किसी पिंड जैसा, कुएं में फेंके चंद सिक्के या फिर गंगा में बही अस्थियों सा वापस आऊंगा। तो ये सब क्या भाव के साथ में जब आप दुनिया के सामने होते हैं तो बड़ा आनंद आता है, मजा आता रसोवेश है। और आनंद आनंद की यात्रा जो है वो भारत के साथ जुड़ना, भारत की आत्मा के साथ जुड़कर जीवन को आनंद उत्सव बनाने की बात गणतंत्र दिवस के संदर्भ को लेते हुए अमित कल्ला जी के साथ हमने फिर से याद की। और चलते चलते एक प्रश्न जो है वो 30 सेकंड के अंदर और क्विक थिंकिंग वाला है, उसमें 2 आंसर आपको देने। एक ऐसा व्यक्तित्व विवेकानंद जी के अलावा जो आपको लगता है कि भारत की आत्मा का प्रतिनिधि स्वरूप के रूप में है हमारे कालखंड में से, यानी कृष्ण राम या गुरु नानक या वो नहीं, हमारे कालखंड में से। और दूसरा, कोई एक पुस्तक का नाम आपको लेना हो श्रीमद् भगवद गीता के अलावा जो आपको लगता है कि इसमें भारत की आत्मा विशेष रूप से झंकृत है। है। ये बहुत मुश्किल है ऐसा कहना, ये बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एकात्म मानवता की बात करते हैं, वो मुझे बहुत इसमें लगते हैं। बाकी अगर थोड़ा सा पहले जाए तो शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं। ये सारे जो आचार्य हैं, ये हमें लगता है कि इन्होंने इस धरातल को एक बड़ा आधार दिया है। आज हमें बात करने की एक संभावना इन्हीं आचार्यों के कारण एक संभव हुई है। तो ये दर्शन के लिए बहुत हमारा महत्वपूर्ण है। और दूसरा प्रश्न आपका जो पुस्तक था, ग्रंथ। पुस्तक ग्रंथ, तो पुस्तक ग्रंथ तो हम क्या कह सकते हैं, सारे ही उपनिषद ही हैं। मुझे लगता है सारे उपनिषद हैं, जितने भी षड हमारे ये जो उपनिषद हैं, तो सभी में उसका एक सार है। भगवत गीता, भगवद गीता तो अल्टीमेट हो ही गया। तो चलिए, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम मृतम महत। तो अमित कल्ला जी के साथ में भारत की आत्मा के साथ अनुनादित होने का ये एक जो विनम्र प्रयास था, उसमें आप भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े होंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ में बहुत सारी मंगल कामनाएं। भारत माता की जय जयकार करते हुए अमित जी आपका धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।